आप सभी मित्रों का, दोस्तों का हमारी गुरु मंत्र एकेडमी में जो है स्वागत है। जैसे कि कल तक हम लोगों ने अपनी व्यंजन संधियाँ जो है पूरी कर ली हैं। अभी हमारा जो है कुछ अगर थोड़ा बहुत बचा होगा वो हम लोग बाद में उसमें देख लेंगे। आज हम लोग विसर्ग संधि जो है पढ़ेंगे। देखिए, हमारा जो ये पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि हम स्वर से लेकर के विसर्ग तक लगभग सभी संधियों को इसमें पूरा कर लें, ताकि कभी भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम चाहे जब अपने इस वीडियो को उठाकर देख लें तो हमें ये ना लगे कि हमारा जो सिलेबस है या फिर हमारा जो ज्ञान है वो अधूरा है। इसीलिए हम मतलब थोड़ा थोड़ा करके, और प्रयास ये है कि सारी चीज़ें बता पाएँ। तो चलिए आज हम इसी क्रम में जो है अपना शुरू करते हैं विसर्ग संधि को। पहले तो हम जान लें कि विसर्ग होता क्या है और कैसे क्या परिवर्तन होता है, ये हम जान लें। जो हमारी ये विसर्ग संधि है, विसर्ग जैसे हम जानते हैं जो दोनों बिंदी होती है, इन दोनों बिंदियों को हम विसर्ग कहते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? विसर्ग संधि पढ़नी है। हमें क्या पढ़ना है? विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में होता क्या है कि यहाँ जो पहले शब्द के बाद वाला विसर्ग होगा, उस विसर्ग का महत्व होता, उस विसर्ग की संधि में परिवर्तन होता है। और बाद वाले शब्द के बाद जो विसर्ग आएगा उसका यहाँ कोई मतलब नहीं होता है। हमें याद रखना है कि जब भी विसर्ग के साथ स्वर आए अथवा व्यंजन आए, जब भी विसर्ग के बाद स्वर आए अथवा व्यंजन आए, तो जो इस विसर्ग में जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन कहें या विकार कहें, ठीक, उस विकार या उस परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे व्यंजन संधि में भी क्या जुड़ रहा था? व्यंजन के साथ व्यंजन भी जुड़ रहा था और व्यंजन के साथ स्वर भी जुड़ रहा था। वैसे विसर्ग संधि में भी विसर्ग के साथ स्वर वर्ण भी आ सकते हैं और विसर्ग के साथ व्यंजन वर्ण भी आ सकते हैं। तो जब हमारा विसर्ग स्वर के साथ मिले या व्यंजन के साथ मिले, तो उस विसर्ग में जो परिवर्तन होगा, जो विसर्ग का रूप बदल के हमारे सामने आएगा, उसी को हम विसर्ग संधि कहेंगे। या विकार हो, चाहे विकार कहें चाहे परिवर्तन कहें, सभी बातें एक ही हैं। अब हम ये जानें कि जो विसर्ग होता है, जो हमारा विसर्ग होता है, ये हमेशा किसी न किसी स्वर के आश्रय से आता है, किसी न किसी स्वर के बाद होता है, अकेला कहीं नहीं लगता। कहीं भी आप देखेंगे, जैसे ये देखिए, ये हरि शब्द हम बोलते हैं तो यहाँ विसर्ग, रामा बोलते हैं तो यहाँ विसर्ग। तो हमेशा जो हमारा विसर्ग होगा वो विसर्ग किसी न किसी स्वर का आश्रय लिए हुए होगा, यानी किसी न किसी स्वर के बाद आएगा, अकेले विसर्ग कहीं प्रयोग नहीं होगा। तो और इस संधि में हमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए विसर्ग संधि करते समय, कि विसर्ग के पूर्व कौन सा स्वर आया है और विसर्ग के बाद कौन सा स्वर आया है। यानी जैसे देखिए, अभी यहाँ कोई और शब्द हम जोड़ देते मान लीजिए, और वो भी स्वर से आरंभ होता, तो हमें ये ध्यान रखना होता कि विसर्ग के पूर्व, जैसे यहाँ छोटी है और इसके बाद कोई ऐसा शब्द होता जिसमें स्वर भी आया होता, तो हम इस बात का ध्यान रखते कि विसर्ग के पूर्व कौन सा स्वर्ग है, विसर्ग के बाद कौन सा स्वर है। ये इन बातों का हमें जो है अपना इस विसर्ग संधि में कार्य करते समय, विसर्ग संधि को करते समय इसकी प्रक्रिया हमें ध्यान रखना होता है कि विसर्ग के पूर्व कौन सा स्वर है और विसर्ग के बाद कौन सा स्वर है। बाद में आप इसी क्रम में जब हम आगे संधि पढ़ेंगे तो हमें उसका प्रयोग वहाँ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारी विसर्ग संधि क्या होती है कि जब विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आए और उस विसर्ग का जो रूप परिवर्तन हो, उसी को हम विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग हमेशा स्वर के आश्रय में होता है, यानी स्वर के बाद ही लगा होता है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम ये कहेंगे कि जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण जैसे मनः और रथा मिलता है, हमारा मनः और रथा, ठीक, देखिए हल्का तो नहीं चल रहा। ये देखिए यहाँ विसर्ग आया है और यहाँ रा आया है। तो जब ये विसर्ग, देखिए विसर्ग के बाद क्या आया है? यहाँ व्यंजन आया है, और विसर्ग के पूर्व नाम में आ आया है, यहाँ स्वर आया है, ठीक।
तो ये विसर्ग का रूप जब परिवर्तित होगा तो इसमें 2-3 सूत्र। अब देखिए जो हम अभी तक जो संधियां पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा एक एक सूत्र के आधार पर हो रहा था, लेकिन विसर्ग संधि में क्या होता है, एक शब्द को सिद्ध करने के लिए, अभी देखेंगे आप लोग आगे इसमें, कि कई सारे सूत्रों का प्रयोग करना पड़ता है इसमें। तो जैसे कि विसर्ग है, विसर्ग शा में बदलेगा, सा के बाद फिर ओ में बदलेगा, ऐसे बहुत सारे जगह आपको दिखेगी। फिर ये मनोरथा शब्द ऐसा बनेगा। तो याद रखिए हमेशा विसर्ग में परिवर्तन होता है, और कौन से विसर्ग में, इस वाले विसर्ग में परिवर्तन होता है, इस वाले विसर्ग में नहीं। यानी जो ये मध्य में आया रहता है, दो शब्दों के मध्य में जो ये विसर्ग आया रहता है उस विसर्ग में परिवर्तन होता है, बाद वाले विसर्ग में नहीं परिवर्तन होता है। अब चलिए हम देखते हैं, वैसे इन संधियों में किसी का नाम नहीं है, लेकिन जो परिवर्तन होता है विसर्ग के रूप में, जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन के आधार पर विसर्ग संधि में नाम पड़े हुए हैं। जैसे जो विसर्ग संधि में हम लोग पहली संधि पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सत्व संधि। विसर्ग संधि में जो पहली संधि पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सत्व संधि। सत्व संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे विसर्ग का रूप परिवर्तित होता है, वो विसर्ग का रूप परिवर्तित होकर के हमारा वो ये सा बन जाता है, ये दंत शा बन जाता है आधा, इसीलिए इसको जो है सत्व संधि कहते हैं। और बाकी कोई कारण नहीं कि इसका नाम सत्व है। सत्व कारण इसका नाम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विसर्ग का रूप बदल करके सा बनता है। अब इसका सूत्र हम देख लेंगे। जो सूत्र है इसका, वो सूत्र है, ये देखिए, विसर्ग है, विसर्जन्यस्य सा, ये इसका सूत्र है, विसर्जन्यस्य सा, ये इस संधि का सूत्र है। ये कह रहा है विसर्जन्यस्य सा, ये कह रहा है कि विसर्ग का जो है वो सा हो जाता है। ये बता रहा है कि यदि विसर्ग के बाद, यहाँ ये है विसर्ग का सा हो जाता है, लेकिन कब, कह रहे हैं कि यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए, ये खर वर्ण कह रहे हैं कि यदि विसर्ग के बाद, पहले तरफ क्या हो, विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ये सा हो जाता है। किस सूत्र से हो जाता है, विसर्जन्यस्य सा से। विसर्जन्यस्य सा से, विसर्जन्यस्य सा जो है ये विसर्ग को सा करता है। बस इतना ध्यान रखना, ये सूत्र हमारा वो विसर्ग को छोटे सा में बदल देता है, आधे छोटे सा में बदल देता है। तो लेकिन कब बदल देता है, कि जब विसर्ग के पश्चात, यानी पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द का प्रारंभ किसी खर प्रत्याहार के वर्ण से हो। अब हमें ये जानना है कि खर प्रत्याहार क्या होता है। इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था खर प्रत्याहार क्या होता है। खर प्रत्याहार में होता है सभी वर्गों के, क्या होते हैं, सभी वर्गों के पहले, दूसरे और कौन से अक्षर होते हैं, और तीनों, सा, सा और सा, ये होता है। सभी वर्गों के पहले अक्षर होते हैं, दूसरे अक्षर होते हैं और तीनों सा होते हैं। तो सभी वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे अक्षर क्या है, जैसे क्या होता है, खा होता है, फा होता है, छा होता है, ठा होता है, था होता है, यही तो होता है। खब छठत, ठीक, खब छठत, फिर उसके बाद च, ट, त और क और पा, यही तो होते हैं। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, ये पा है, वाणी है, क्षमता। तो और ये तीनों सा, ये और ये हमारे क्या है, ये खर प्रत्याहार के वर्ण है। यही हमने आपको बताया था ना, खर प्रत्याहार में क्या थे, सभी वर्गों के पहले अक्षर, सभी वर्गों के दूसरे अक्षर और तीनों सा। यहाँ हमने देखिए सूत्र के अनुसार लिखा है, ऐसे क्रम से नहीं लिखा हुआ है। जो मायासो सूत्र है उनके अनुसार लिखा है, खप, छठ, चट्टो और कपय। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद इन वर्णों में से, इन जो ये वर्ण हैं, इन वर्णों में से कोई वर्ण यहाँ आता है, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण यहाँ आता है, तो ये विसर्ग हमारा छोटे सा में
बदल जाएगा। फिर आगे भी कई सूत्र हम देखेंगे, कुछ इसमें नियम है कि किसके कारण क्या बनता है। यदि फिर क्या है कि यदि विसर्ग इस सा के बाद, यदि इस सा के बाद जिसमें दूसरा सूत्र लग जाएगा, अभी हम देखेंगे आगे चल के, पहले हम इसके उदाहरण को हल करते समय चलेंगे तब हम देखेंगे इसमें सूत्र। जैसे देखिए रामः और चलति, देखिए ऐसा कुछ उदाहरण हम लोगों ने व्यंजन संधि में पढ़ा था, लेकिन उसमें रामा नहीं पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने रामस पढ़ा हुआ था। लेकिन यहाँ रामा और चलति हम लोग पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन वो रामस बना कैसे, वो यहाँ हमें पता चलेगा। जो व्यंजन संधि में हमें रामस मिला था, वो रामस बना कैसे था, वो यहाँ से ही पता चल पाएगा। अब ये कह रहे हैं रामस चलति, रामा चलति। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ देखिए विसर्ग के बाद हमें चा मिला है, और चा क्या है, चा देखिए हमें यहाँ मिल रहा है, मिला ना, ये खर प्रत्याहार का वर्ण है। जैसा नियम था कि विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग किस में बदल जा रहा था, छोटे सा में बदल जा रहा था। तो यहाँ विसर्ग के बाद हमें क्या मिला है, चा मिला है, और चा का खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसीलिए ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, इस छोटे सा में बदल जाएगा। अब जब ये छोटे सा में बदला, छोटे सा में किस सूत्र से बदला, इस विसर्जनीय सा सूत्र से ये छोटे सा में विसर्ग बदला। हमें जानना है कि जब भी विसर्ग सा में बदलेगा, छोटे सा में बदलेगा, तो विसर्जनीय सा सूत्र से ही बदलेगा। ठीक, खर प्रत्याहार का वर्ण चा होने के कारण ये विसर्ग छोटे सा में बदला। किस सूत्र से बदला, इस विसर्जनीय से, ये जो सूत्र है हमारा, इस सूत्र से हमारा ये बदला, सा में बदल गया। अब हमने एक नियम पढ़ा था, इष्चुत संधि में एक नियम पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था यदि सकार यानी छोटे सा के बाद या पहले और तवर्ग के बाद या पहले, छोटे सा और तवर्ग के चाहे बाद में चाहे पहले, यदि हमें चा वर्ग मिलता है और शा यानी हमारा तालव्य सकार मिलता है, तो ऐसी दशा में हमारा जो छोटा शा होगा और जो हमारा तवर्ग होगा, तवर्ग चवर्ग में बदल जाएगा, और जो शा होगा वो बड़े शा में यानी तालव्य शा में बदल जाएगा। अब देखिए हमने बताया था कि यहाँ दो सूत्रों से ये कार्य यहाँ सिद्ध होगा। अब यहाँ जब ये हमारी कंडीशन प्राप्त हो गई कि इस सा के बाद हमें चा मिल रहा है, याद रखिए इसमें नियम क्या है, यदि चा और छा ये दोनों वर्ण विसर्ग संधि के विसर्ग के सा के बाद यदि चा मिले और छा मिले, तो हमारा यहाँ पे ये स्तोह और अश्चुना अश्चु ये सूत्र लग जाएगा। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग का जो सा आया होगा, उस सा के बाद यदि हमें चा वर्ण मिलेगा या छा वर्ण मिलेगा, चाहे चा मिला हो चाहे छा मिला हो, देखिए छा यहाँ पे है, ठीक, यदि चा और छा में से कोई एक अक्षर होता है तो फिर हमें यहाँ आगे जब हम इस शब्द को सिद्ध करेंगे तो हमें स्तो शुना शु सूत्र को लगाना पड़ेगा। ठीक, अब जब यहाँ स्तो शुना शु सूत्र लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ इस विसर्ग वाले सा के बाद हमें चा मिल रहा है। अब जब हमें चा मिलेगा तो ये शब्द हमारा क्या बन जाएगा, ये रामस बन जाएगा, और यहाँ ये चलति बन जाएगा, यही तो बनेगा। अब हमें ये देखिए स्तोष्टना वाला रूप प्राप्त हो गया है। अब हम जाने रहे ये सा कहाँ से आया था, इसी विसर्ग से सा आया था, विसर्जनीय से सा से। अब जब हमें ये रूप मिल गया तो हम यहाँ कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये हम यहाँ पे स्तोह सूत्र, स्तोह अश्चुना अश्चु, ये सूत्र यहाँ पे लग जाएगा। जब हमारा ये सूत्र यहाँ पे लग जाएगा तो ये सा किसमें बदल जाएगा, ये सा, यही तो ये कहता है अश्चु में बदल जाएगा। यानी सा वर्ग सकार और तवर्ग के बाद यदि चा और शा यानी तालव्य शा मिलता है तो शा हमेशा तालव्य शा में बदलेगा। ये छोटा शा बड़े शा में, ये साधारण भाषा में कहे तो छोटा शा हमारा यानी दंत शा हमारा तालव्य शा अर्थात बड़े शा में बदल जाएगा। तो जब ये बदल के ये बन जाएगा, ठीक, जब ये बनेगा तो हमारा ये बन जाएगा रामश चलति। आया समझ में? इस तरह से ये हमारा रूप जो है यहाँ संपन्न होगा। ये चीज़ हम हट जा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद जो है
चलिए देखिए आगे हम लोग करते हैं। अब देखिए छा का भी एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इस छा का उदाहरण देख, जैसे निधन छलम, ये शब्द मिलता है, निधन छलम। यहाँ क्या मिला और यहाँ क्या मिला, ये हमें देखना है। अब देखिए यहाँ हमें विसर्ग मिला और विसर्ग के बाद हमें छा मिला। छा क्या है? खर प्रत्याहार का वर्ण है। विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण मिले तो विसर्जनीय से सूत्र से ये विसर्ग हमारा किसमें बदल जाएगा? शा में बदल जाएगा, दंत शा में। ये देखिए छा वर्ण जो है मैं खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता, तो छा के कारण ये विसर्ग हमारा किसमें बदल रहा है? इस सा में बदल रहा है। अब हमने कहा यदि सकार के बाद चा आए अथवा छा आए तो जो सूत्र है, जो शुद्ध संधि करता है, उस सूत्र से ये हमारा सा किसमें बदल जाएगा? ये हमारा सा फिर किसमें बदल जाएगा? ये हमारा विसर्जनीय से, यहाँ ऐसे जाने रहिए, ये हमारा विसर्जनीय से सूत्र से बदला है। फिर हमारा इस छा के आने के कारण ये सा जो है हमारा शकार, तालव्य शकार में बदल करके किससे बदलेगा? ये जो हमारा स्तोह सूत्र है इससे हमारा ये बदल जाएगा शा में। अब जब ये बदल जाएगा तो ये हमारा शब्द जो बनेगा वो निश्चलम शब्द ये हमारा बनकर तैयार होगा। ठीक, ऐसा समझ में। देखिए इसके और भी एक उदाहरण देख लीजिए। देखिए चलिए अब हम लोग इसको बैठाते हैं इधर आगे उदाहरणों को करने के लिए। ठीक है, देखिए आगे इसमें जैसे एक मिलता है आपको कह और चित, ये मिलता है कह और चित। यहाँ भी देखिए ये मिला और यहाँ हमें विसर्ग मिला और यहाँ हमें चा मिला। तो चा वर्ण जो है हमारा वो खर प्रत्याहार का अक्षर है और उसके पूर्व हमें विसर्ग, विसर्ग के बाद हमें खर प्रत्याहार का वर्ण मिला। इस कारण ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा? इस सा में बदल जाएगा। अब हम देखें तो अगर हम इसको पूर्णतः ये कस शब्द लिख देते हैं, यहाँ पे ये भी का भी उतार देते हैं, तो हम देखते हैं हमें ये रूप मिलता है। ठीक, अब हम ये जाने अगर सकार के बाद चा वर्ग आता है, सकार के बाद यदि चा वर्ग आता है, ठीक, या शा आता है, तो हाँ ये शा जो है बड़े शा में या तालव्य शा में बदल जाएगा। तो यहाँ सा के बाद चा मिला हुआ है, तो यहाँ स्तोह सूत्र से, जो स्तोह ष्टु करता है, जो शकार को शकार और तवर्ग को चवर्ग करता है, उसके आधार पर ये शा हमारा इस सा में बदल जाएगा। अब जब हमारा ये बनेगा रूप तो हमारा ये, अब देखिए छोटी ई की मात्रा इसलिए सा के पूर्व से लगाएंगे। अभी हमारा कश्चित शब्द इस तरह से बनकर तैयार होगा। ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और इसका एक चीज़ हम जाने रहे हैं कि यदि जो है, यदि इसमें और एक नियम है कि यदि जैसे यहाँ चा छा वाला नियम था, ऐसे एक ता और था का नियम भी है। ता और था का नियम है कि यदि विसर्ग मतलब ये रूप बनने के बाद, यहाँ तक ये रूप बने, विसर्ग के सा के बाद यदि ता अथवा था आता है तब क्या परिवर्तन होता है। ठीक, एक मिनट, एक इसका और भी एक उदाहरण है। पहले हम ये वाला देख लेते हैं, टा और ठा का देख लेते हैं। टा और ठा का देख लेते हैं कि अगर ये हमें मिलता है तो हमारा कौन सा रूप जो है वो बनता है। जैसे देखिए कि ये कह रहा है, ये सूत्र जैसे आपको उदाहरण ये वाला मिला होगा, ये जैसे ये उदाहरण मिले धनु और ये टंकार शब्द जैसे मिले, धनु और टंकार शब्द मिले। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा स्टू जो सूत्र लगता है, जो ये कहता है कि ठीक है कि यदि शा के बाद टवर्ग आता है, यदि शा के बाद टवर्ग आता है या हमारा शा आता है, टवर्ग आता है या मूर्धन्य शा आता है, तो ऐसी दशा में जो शा होता है, यानी छोटा शा जो होता है, वो मूर्धन्य शा में या टावर्ग में बदल जाता है। यही तो बताता है कि यदि तावर्ग के बाद, यदि तावर्ग के बाद या छोटे सा के बाद हमें टवर्ग मिले, ठीक, टवर्ग से उसका योग हो या फिर मूर्धन्य सा से हो, तो तावर्ग टावर्ग में बदल जाएगा और
मूर्धन्य सा, जो छोटा सा होगा वो मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। ये हम लोगों ने स्टुना स्टू जो संधि पढ़ी है वहाँ हमने देखा हुआ है। तो ये जान लीजिए, जो ये हम लोगों ने पढ़ा है टाठा यदि आता है, क्योंकि टा और ठा देखिए खर प्रत्याहार में आता है, इसलिए केवल ये टा और ठा को लिया हुआ है, पूरा इसमें टा वर्ग नहीं आता है। यहाँ जब आएगा इस ऐसे उदाहरणों में आएगा। तब अब यहाँ कौन सी संधि गई, जो ये स्टू हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ये पढ़ा था। जब टा ठा आएगा विसर्ग के बाद टा ठा आएगा, तब ये सूत्र के आधार पर विसर्ग वाला सा जो है वो मूर्धन्य शा और मूर्धन्य शा में बदल जाएगा, और जब चा छा आएगा तो विसर्ग वाला जो सा बना होगा वो तालव्य सा में बदल जाएगा। इतना जाने रखिए, यहाँ तालव्य सा बन जाएगा और यहाँ मूर्धन्य सा बन जाएगा। अब देखिए हमें धनु और टंकारा शब्द मिला हुआ है, तो ये हमें टा मिला हुआ है। तो टा देखिए खर प्रत्याहार में हमने देखा था कि ये टा वर्ग का पहला अक्षर है, तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत था ये। अब टा विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आने के कारण विसर्ग हमारा ये सा में बदला। किसमें मतलब विसर्ग हमारा पहले सा में बदल गया। अब हम ये देख रहे हैं जब विसर्ग हमारा सा बदल गया तो सा के बाद हमें क्या मिल रहा है, ये यहाँ पे टा मिल रहा है। सा के बाद टवर्ग आया है, इसीलिए ये सा किस में बदल जाएगा, अब ये सा मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। इसी के कारण अब यहाँ पे जो ये बदला है ये स्टुना स्टू से ही बदला हुआ है। स्टुना स्टू सूत्र से ही ये सा इस सा में बदला। क्यों? क्योंकि सा के बाद यहाँ अगर हम देखेंगे जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ टंकारा शब्द जुड़ेगा, तो ऐसे कारण से ये स्टुना स्टू यहाँ दूसरा सूत्र है कि इस संधि में कई सारे सूत्र प्रयुक्त होंगे जब विसर्ग शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए सा का अब ये शा हो गया। अब ये जब जुड़ेगा तो ये हमारा रूप बनेगा ये धनुष और टंकारः, ये शब्द आपका बन जाएगा। इस तरह से ये धनुष टंकारः शब्द बनेगा। इसके साथ ही साथ जैसे रामः टीकते एक शब्द बन जाएगा। ये देखिए उदाहरण इसका देख लीजिए, ये रामः और टीकते जैसे लिख दें हम। ये भी देखिए हम लोगों ने व्यंजन संधि में पढ़ा था, लेकिन वहाँ रामस करके पढ़ा था। ये बताता है कि विसर्ग जो सा हुआ था, जो व्यंजन संधि में वो सा दिख रहा था, वो कैसे सा बना था, ये हमें बताता है। अब यहाँ देखिए हमें विसर्ग मिला, यहाँ टा मिला। टा हमारा जो है वो खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार मिलने के कारण ये विसर्ग सा बना। किससे बना? विसर्जनीय जो ये सा सूत्र है इससे बना। अब हमें देख रहे हैं कि सा के बाद हमें टा वर्ग का अक्षर मिला, इसीलिए हमारा सा इसी की तरह यहाँ मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। किस सूत्र से? स्टुना स्टू सूत्र से। अब ये जब जुड़कर बनेगा तो ये हमारा रामस टीकते शब्द इस तरह से बन जाएगा। आया समझ में? इस तरह से ये उदाहरण हमारे बनेंगे। देखिए ज़्यादा उदाहरण नहीं बता रहे, 1 2 2 3 ऐसे करके उदाहरण बता रहे हैं। अब आप लोग इसके आगे देखिए, और भी एक नियम है इसमें, वो भी हम लोग देख लेते हैं इसी संधि के अंतर्गत, कि कैसे कैसे सा बनता है विसर्ग का, और फिर सा का रूप कैसे परिवर्तित होगा। जैसे अब और एक है कि यदि ता और था, यदि ता और था हो, कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आया हो और तो विसर्ग का पहले सा बनेगा, और यदि उस खर प्रत्याहार में ता आया हो अथवा था आया हो, क्योंकि ता और था भी जानते हैं खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। यदि ता था में से कोई एक अक्षर होगा तो जो अभी तक विसर्ग के सा को यहाँ चा छा होने के कारण शा बन रहा था, यहाँ टा ठा होने के कारण मूर्धन्य शा बन रहा था, लेकिन जब विसर्ग के बाद ता था आया होगा खर वर्ण का कोई खर वर्ण में, खर प्रत्याहार के वर्ण में, तो विसर्ग का जो सा होगा ये सा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ शा का सा ही रहेगा, यानी तालव्य सा, ये हमारा दंत सा का दंत सा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब ता या था आए। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे ये विष्णु और नहीं, ये देखिए ये बहुत पूछता है आपका, हरि और त्राता शब्द बहुत पूछता है। हरि त्राता ये पूछता है, हरि त्राता हमारा शब्द पूछ लेता है। इसमें देखिए ये हमारा विसर्ग है, ठीक,
ये हमारा विसर्ग है। विसर्ग के बाद हमें त्रा मिला। त्रा में हम जानते हैं ता और रा है, तो इसका मतलब पहले यहाँ ता है। अब हमने कहा कि यदि विसर्ग के बाद कोई खर प्रत्याहार का वर्ण होगा तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? तो पहले ये विसर्ग हमारा सा में बदल जाएगा। किस सूत्र से बदल जाएगा? विसर्जनीय। जब भी सा बदलेगा तो विसर्जनीय से सा सूत्र से बदलेगा। सा बदल गया। अभी तक हम देख रहे थे यहाँ शा हो रहा था, यहाँ मूर्धन्य शा हो रहा था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि यदि इस सा के बाद ता या क्या है, ता है अथवा था है, तो ये सा का सा ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब ये जब रूप जुड़कर बनेगा तो ये हो जाएगा ये हरिस त्राता, ऐसे शब्द बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक, आ समझ में। इसी तरह से और भी इसके कई सारे उदाहरण हैं। जैसे इस तरह से हम देख सकते हैं, ये बाला तिष्ठति, बाला तिष्ठति, ये शब्द मिला। यहाँ भी देखिए विसर्ग है। विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है ता, क्योंकि ये अपने वर्ग का पहला अक्षर है। अब विसर्ग ये किस में बदलेगा? सा में बदलेगा। और सेम यही नियम कि यदि ता या था विसर्ग वाले सा के बाद विसर्जनीय से यस सा से जो सा हुआ है उसके बाद यदि हमें ता मिलता है अथवा था मिलता है तो वो सा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये जब बनेगा तो ये हो जाएगा आपका बाला, इस तरह से तिष्ठति, ये रूप आपका बन जाएगा। ठीक, ऐसा हमने इसी तरह से और भी इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे देख लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आप चाहें तो देख लीजिए, हम साइड में हो जाए, नोट कर लीजिए अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ कोई दिक्कत हो तो। चलिए देखें आगे। अभी तक जैसे ये नियम देख रहे थे, इसके साथ और भी एक दो नियम है हमारा इसमें। जैसे यदि अगर हम देखें कि विसर्ग के बाद, यदि हम देखें कि विसर्ग के बाद हमें का मिला हो और विसर्ग के बाद हमें खा मिला हो, विसर्ग के बाद यदि हमें का हो और विसर्ग के बाद यदि खा हो, तो ये विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अथवा इसमें विकल्प से जो है हम लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्ध विसर्ग होता है, जो जीवामूल्य जैसे होता है, आपने देखा होगा उपु मध्यमानिया नाम, और ये का और खा का जीवामूल्य होता है, और फिर उपदमानीय पा और फा का उपदमानीय ओष्ठ होता है, जीवामूल्य का कंठ उच्चारण स्थान होता है। ये आप लोगों ने उच्चारण स्थान में पढ़ा होगा कि जब आधे विसर्ग के समान उच्चारण हो, जब आधे विसर्ग के समान उच्चारण हो तो जीवामूल्य होता है। इसका निशान जैसे का लिखा जाएगा, उसके ऐसे करके जो निशान लग जाता है। तो यहाँ ये भी थोड़ा सा नियम है, खाली उदाहरण से ऐसे हम जान लेते हैं, पता होना चाहिए थोड़ा सा कि जैसे ये लिखा हुआ है, ये जैसे बाला, ठीक, क्रीडति, बाला क्रीडति, ठीक। जब इसका संधि होगा तो इस विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि विसर्ग के बाद हमें क्या मिले, का मिला हो अथवा खा मिला हो, विसर्ग के बाद यदि का मिले अथवा खा मिले तो याद रखिएगा विसर्ग के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर परिवर्तन होगा तो विकल्प से होगा, और विकल्प से होगा तो वहाँ अर्ध विसर्ग जैसा ये चिन्ह लग जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर खा का उदाहरण हम देखें तो जैसे इसका दूसरा उदाहरण बाला खेलती कर सकते हैं हम, ये बाला खेलती। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ का आया था, यहाँ खा आया था, तो जब भी विसर्ग के बाद का अक्षर आएगा या खा अक्षर आएगा तो विसर्ग के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग ही रह जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अगर अंतर आया तो विकल्प से आएगा, और जब विकल्प से आएगा तो ये जो ये जीवामूल्य का खा होता है उसके तरह ये निशान लगकर बन जाएगा। आया समझ में? ठीक, इसी तरह से जो है इसमें और एक चीज़ है कि यदि विसर्ग के बाद जो है, विसर्ग के बाद पा आए अथवा फा आए, यदि विसर्ग के बाद पा आए अथवा फा आए
तो भी विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये आपने देखा होगा वृक्षः पतति, ठीक, वृक्षः पतति। यहाँ जब भी आप संधि करेंगे तो यही सेम मिलेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अगर विकल्प से करेंगे, विकल्प का जो नियम है वहाँ भी जो उपधमानीय का चिन्ह भी इसी तरह से ये अर्ध विसर्ग जैसा ही लगता है, ठीक। उपधमानीय वर्ण जो होते हैं वो ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, तो ये निशान या तो विकल्प में लग जाएगा संधि करते समय, यहाँ मध्य में इस तरह का निशान लग जाएगा। अगर नहीं लगाना है तो हमारा यही रूप जो संधि के पूर्व होगा वही संधि के बाद भी होगा, जो संधि विच्छेद में दिखेगा वही संधि करने पर भी दिखेगा। क्यों दिखेगा? यदि विसर्ग के बाद पा आएगा तो विसर्ग के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से जैसे इस तरह से हम कहते हैं वृक्षः फलति, वृक्ष फलता है, ठीक। तो यहाँ देखिए यहाँ फा आया है, जब भी और विसर्ग के बाद जब फा आएगा तो भी विसर्ग के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो ये संधि थी विसर्जनीय सा, ये जो संधि थी ये काफ़ी हमारी लंबी संधि थी, लेकिन हाँ अगर हम इसके नियमों को क्रमबद्ध तरीके से देख लेते हैं तो फिर कठिनता नहीं है। बस ये हमें देखना है कि थोड़ी सी इसमें जो आगे के संधियों के सूत्र लिखे हुए हैं वो कहाँ वैसी दशाएं मिल रही हैं वहीं उसका नियम लगेगा, अगर वैसी दशा नहीं मिल रही है तो वहाँ वो नियम नहीं लगेगा। आज के लिए बस एक ये संधि पर्याप्त है, क्योंकि इससे ज़्यादा हो जाएगा तो चीज़ें समझ में कई सारी इकट्ठा हो जाएंगी तो नहीं आएंगी। वैसे दो तीन हमें लगता है 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए कि विसर्ग संधि में जो जो चीज़ें आ रही हैं वो हमारी समाप्त हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।